रही है, किस तरह की हलचल है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि एक ही डिप्टी सीएम बनाया जाएगा इस बार। देखिए, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर सरकार के गठन को लेकर बड़ी बैठक होगी, जिसमें खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, विप्लव देव मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे। क्योंकि अब हरियाणा में हैट्रिक तो जरूर लग गई है भाजपा की, लेकिन अब मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसको लेकर जो जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, वो भी बैठाने बहुत ज़रूरी हैं। और उसी को लेकर लगातार अब बैठकों का दौर जो है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। इस समय हरियाणा भवन में भी मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहीं मौजूद हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी साथ में हैं। लेकिन हमारे साथ इस समय पानीपत ग्रामीण से जो मंत्री हैं महिपाल ढांडा, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है, क्योंकि इस बार 50,000 से ज़्यादा वोटों से महिपाल ढांडा ने जीत दर्ज की है। और जबकि जो पानीपत जिले की चारों विधानसभाओं पर भाजपा का कमल खिला है, चाहे पानीपत शहरी की बात कर लें, ग्रामीण से खुद जीते हैं, इसके अलावा इसराना से भाजपा का कमल खिला है और समालखा से भी भाजपा का कमल खिला है। इस पर बातचीत करने के लिए महिपाल ढांडा से ही जान लेते हैं। पानीपत जिले की चारों विधानसभा पर कमल खिला है और आपने भी हैट्रिक लगाई है और भाजपा की भी हैट्रिक लगी है, कैसा देखते हैं? देखना क्या था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी नहीं है, हमने इसलिए मैंने कहा देखा। बिल्कुल, ये तो आप लोग चौटाला जी का चश्मा लेके और हुडा जी की नजरों से देख रहे थे, कांग्रेस की नजरों से देख रहे थे। हम तो आपको हर बार कह रहे थे कि भाई हमारी सरकार बन रही है। आप लोग मजाक में लेते थे, सोचते थे हमें पागल बोल रहे हैं, कहीं हो सके बोले बीजेपी सरकार बनाएगी, कैसे बनाएगी। आप कहते थे, हम कहते थे भैया हमने काम किए। मोदी जी की वेव इतनी जबरदस्त है, आप कल्पना नहीं कर सकते। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया किसी का। जैसे हम लोग गांव-गांव में, गली गली में जब जा रहे थे, पटका ले रहे थे ना बीजेपी का, देखते फूल के निशान ने लेडीज ये बोलिया कर दी, हम तो मोदी की देंगे भाई, लाले ये करेगा तू, लाइए क्यों कर साहब लगाएगा, हम तो मोदी की देंगे भाई। कोई नहीं सुन पा, मजाक समझ लिया होगा आप लोगों ने। भाई साहब वो इतनी जबरदस्त वेव थी, उसका कोई मुकाबला नहीं। दूसरा मैंने पूछ लिया, मैं ताई क्या देगी मोदी तय, बोले भाई ने हमारा छोरे का ऑपरेशन करवा दिया। उन्होंने मेरा बेचारे ने क्यों कर, बोला भाई मोदी का कार्ड है आयुष्मान भारत का, उससे ऑपरेशन हुआ उसके बेटे का, बोला भाई अनाज मिल रहा भाई, घर बैठे ने बिना राशन कार्ड मिल गया। इनने तो वो चीज़ा मेरा भी नहीं, क्या क्या हो रहा है। दूसरा अपने आप कहती भाई हम गंदगी में तो निकाल दिए। भाई साहब जिन लोगों की वर्षों वर्षों सरकार रही हो और लोग मूलभूत सुविधाओं को भी ना उपलब्ध हो, उनको वो भी ना मिली हो, तो ऐसे लोग आप कल्पना करो कि वो सत्ता में आ जाएंगे। आप लोगों का ध्यान उधर नहीं गया। देखिए 10 साल लग गए। मैं अगर मेरी विधानसभा या जैसे पानीपत जिले की बात कर रहे हो, 10 साल में मैं आज भी पूरी तरह से मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाया हूँ। आज मैं भी, जबकि मैंने हजारों करोड़ रुपया लगाया। अब आप हिसाब लगा लो कि 10 साल मैं कभी रुका नहीं हूँ, कभी काम बंद नहीं हुआ। बेइंतहा पैसा लगा के हम लोगों ने काम किया है, काम कोई छोड़ा नहीं है, फिर भी पूरा नहीं हुआ है। अब आप हिसाब लगा लो लोग कहाँ जी रहे थे, नरक में जी रहे थे, नरक में पड़े हुए थे, वो हम बाहर निकाल रहे थे, हमने उसको बाहर निकाला। पूरा हरियाणा ही नरक में डुबो रखे थे कांग्रेस ने, ये बाहर ही नहीं हो रहा है कि हमारी सरकार नहीं बन रही। भाई मैं तो सारी कह रहा था भाई, यहाँ मुंगेरी लाल को रोज बेड पे लेकर सोए हैं, नुको हमारी सरकार बन रही। अब मुंगेरी लाल के सपने लिया जाओ, जमीन पे तो कुछ हो रहा है। पोर्टफोलियो भी तय कर लिए थे सभी ने, तो भाई करेंगे ना। मैं और क्या कह रहा हूँ भाई, मुंगेरी लाल जी को रोज बेड पे लेकर सोने वाले आदमी यही काम करेंगे। अरे जमीन पे तो देख लो तुम्हारा क्या है, जमीन पे तो कुछ भी नहीं था। भाई साहब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आप अभी पानीपत के जितने भी छोटे पत्रकार हैं बेचारे हैं, जो भी यूट्यूबर हैं चाहे दूसरे हैं, एक बार पूछो लगा के किसी का नाम होता आपके पास। मेरे को चुनाव खत्म होते कहने लगे जी क्या रहेगा ढांडा जी। मैंने कहा भाई थोड़ा टाइम दे दो। मैंने 3-3.5 घंटे लगाए चुनाव खत्म होते ही, और मैं मेरे ऑफिस में बैठा था। और मैं क्योंकि 2 बार ही प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, एक बार किसान मोर्चा, एक बार युवा मोर्चा का,
और एक बारी प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूं भाजपा का। तीनों टर्मों में मुझे पूरे हरियाणा में जाने का और मेरा बहुत बढ़िया संबंध है। मैंने अपने सब लोगों से पूछा, भाई क्या सिचुएशन है, ओरिजिनल बताओ। ओरिजिनल बताइए, आप ये निकाल के देख लो। ठीक चुनाव पोलिंग के तुरंत 3-4 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ही 10 साढ़े 10 बजे मेरी पहली बाइट है। हमने कहा 48 से 49 सीट हम लोग जीत रहे हैं। मतलब इतना अनुमान था आपको? आपको था या पार्टी को भी था? सबको ही था, हम तो सारे कह रहे थे हम जीत रहे हैं, मगर बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर जो आई, ये तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लोग ये कहते भाई ज्योतिषी हो क्या, आप बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। मगर मैं भाई बिल्कुल एग्जैक्ट आ ही रहा था। जैसे मैंने बात करके हम लोगों से पूछा, बातचीत की, एक एक सीट का विश्लेषण किया मैंने, और एक एक सीट का विश्लेषण करके मैंने कहा 48 या 49 सीट हमारी आएंगी, इससे ज़्यादा भी नहीं आ रही, कम भी नहीं आ रही। और मान नहीं रहे थे। जैसे ही ये हुआ कल सब पत्रकार कह रहे थे कि वो डांडा जी आप ज्योतिषी को, मैं ज्योतिषी नहीं, कैलकुलेशन है। आपने भी एग्जिट पोल दिखाया, वो आपने अपने तरीके से सैंपल लिए, हमने हमारे तरीके से सैंपल लिए। थारे वाले सैंपल फेल हो गए, हमारे वाले सैंपल पास हो गए। इसलिए पास हो गए, हम जमीन की बात कर रहे थे, आप हवा की बात करते। इस नेता की बात आ गई, इस नेता की बात आ गई, आइडिया लगा, घुमाया, पेल दिया, बिला 70-72 उन सारे रात सो नहीं पाए बेचारे, पोर्टफोलियो बना के बैठे, अधिकारियों की लिस्ट बना रहे। अब आप ये देखो ना उनकी ये क्या बन रही है। अब आप लोगों ने तो उनके जीना आराम कर दिया ना, बख्शेंगे नहीं तुम लोग, ले लिए मतलब तुम लोगों को बख्शेंगे नहीं वो, बता रहा हूँ। अच्छा डाक्टर साहब, सरकार तो बन गई है, सरकार तो बन गई है और पूर्ण बहुमत से बन गई है। अब एक बड़ा चुनौती ये रहेगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि 9 मंत्री चुनाव हारे हैं इस बार। पहला सवाल यही है कि 9 मंत्री चुनाव हारे, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, चुनाव तो सारी कांग्रेस भी हारेगी। कारण क्या है? कारण नहीं होते इन चीजों के, 2-3 बातें हैं। बात नंबर 1 कि कई बार पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जीतता हुआ अभी हार जाए, हारता अभी जीत जाए। तो इस तरह की सिचुएशन के आप ना आइडिया नहीं लगा सकते, बस उसके रिजल्ट ही निकल के आते हैं, और रिजल्ट ये निकल के आ गया हम हार गए, और उसके रिजल्ट ये भी आए कि हम लोग जीत भी गए। तो इसमें अब तो निर्णय हो गया कि भाई हम 48 जीत गए, दूसरे जितने उतने जीत गए। अब चैलेंज चुनौती नहीं है मंत्रिमंडल में बनाने में, क्या चैलेंज चुनौती है? कुछ भी नहीं है। क्षेत्रीय समीकरण भी साधना है, जातीय समीकरण भी साधना ये है। जाति पाति की बात तो कोई और कराएगा, हमारे यहाँ नहीं करते। हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, हमारी एक ही जाति है, हिंदू, बस, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। देखिए भाई, हमारे पास पूरा तंत्र है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हैं, बैठेंगे 5 मिनट बना देंगे, उसमें क्या है? तो लग रहा है कि इस बार नंबर आपका आएगा दोबारा? इसका नहीं, लगना लगाना क्या होता है, मैं कभी इन चक्करों में पड़ता ही नहीं, कभी भी नहीं पड़ा। 10 साल में कोई एक आदमी बोलता है कि भाई हमको भी इस तरह के चक्कर में पड़े हो। जब मुझे पार्टी ने युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, को मेरे से पूछा था, किसान मोर्चा का अध्यक्ष बना तभी भी नहीं पूछा, जब मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बना तभी नहीं पूछा, जब पार्टी ने टिकट दी जब नहीं पूछा, और मुझे लास्ट के दिनों में मंत्री बना तभी भी नहीं पूछा। तो ये नहीं है, हमें तो काम करना, सेवा करनी, ईमानदारी से करनी। आप गठबंधन सरकार में भी रहे, आपको क्या लगा कि जब गठबंधन की सरकार थी और एन वक्त पर चुनाव के समय में गठबंधन को तोड़ना, उससे कितना फायदा मिला है आपको, क्या लगता? देखिए, ये गणित तो वो लोग लगाते हैं जो सिर्फ जोड़ तोड़ पे ही अपना डिपेंड करते रहते हैं। हम जोड़ तोड़ पे डिपेंड नहीं करते, हम सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जैसी सिचुएशन थी उस सिचुएशन में हम लोग कैसे सक्सेस हों और पॉजिटिव हो, जनहित में हो, कल्याणकारी योजनाओं के साथ हों। हम उसको मौका नहीं बनाते कि भाई ये मौका आ गया, इसमें ठगी करनी है, इसमें चलाकियाँ करनी है, इसमें जुगाड़ बनाने हैं, जुगाड़ निकाल कर अपने लोग खड़े गए,
दूसरी तासीर के लोग हैं। और जब हमने अगर सिचुएशन गठबंधन की थी तो गठबंधन धर्म भी निभाया हमने अपना काम ईमानदारी से किया, उसका रिजल्ट अब आ गया है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो लोग हमारे ऊपर उंगली लगा रहे थे, कस रहे थे, उल्टी पुल्टी बात कर रहे थे, सबकी जबान पे ताले लगे। किने लगाए? जनता ने। अच्छा, जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, आपके भाजपा नेताओं ने, हमने देखा चुनाव के समय में जिनको टिकट नहीं मिली, नाराज होकर के पार्टी छोड़ दी है, तो उनको लेकर के क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनकी सोच रही होगी, अबे देखो सब लोगों को तो टिकट नहीं मिल सकती। अब टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगी। अब ये भी लग रहा था कि सरकार नहीं आ रही है तो इसलिए नहीं, ये भी हो सकता है, इसलिए जाना पड़ गया उनको। हो सकता भी करा, ये तो आप कह रहे हो। अच्छा, अब हर आदमी का अपना रीजन है क्यों छोड़। संकल्प पत्र कितने काम किए? हम हर संकल्प पे काम करेंगे, हम हर संकल्प पे ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं। देखिए, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया का नाम है। जिस चीज की जब जहां जरूरत होती है उसको उस वक्त करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट देता है। बेनिफिट मतलब पब्लिक सर्विस में। अब ये कोई बात नहीं है कि भाई हमने 20 सूत्री कार्यक्रम रखा तो हम लोग इसको 20 सूत्री को पहले ये 2 करेंगे, पहले वो 2 करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप के पास जो मटेरियल उपलब्ध है उसमें से कौन से की अभी तुरंत नीड है उसको करना, और इस तरीके से करना कि इसके आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म तक इसका बेनिफिट रहेगा या इससे ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा। एक योजना बनाइए कि भाई हम लोग इन सूत्रों पे काम करेंगे, इन चीज़ों पे काम करेंगे। उसका एक खाका तैयार करना होता है। उससे पहले जो आपकी एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग को हम लोगों ने लोगों के बीच में रखा है कि हम इस पे जाके काम करेंगे, इससे बेटर होगा तो उससे और ज़्यादा बेटर पे काम करेंगे। जो कांग्रेस ने कहा था परिवार पहचान पत्र को लेकर कि परेशानी पत्र है, सरकार आते ही हम इसे खत्म कर देंगे, तो वो चलता रहेगा? हमने तो चालू ही कर रखा। जब वही खत्म हो गए वो क्या खत्म करेंगे? खुद ही खत्म। मुद्दा काफी आपने देखा, विधानसभा में आप भी उस समय मौजूद थे। वो लोगों ने धार दे दी ना इनको। पोर्टल खत्म करेंगे, क्यों? इसलिए खत्म करेंगे बोले हम चोरी नहीं कर पाएंगे। अबे पोर्टल पे तो सारी चीज लिखनी पड़ेंगी, समझ रहे हो ना? तो बजट दिखाना पड़ेगा। अब उसमें फिर ये खाएंगे कैसे? ये जो पब्लिकली बोल रहे थे कि भाई हमारे पेट कमर के लग गए, तो अपने पेट कैसे उठाएंगे? पोर्टल पे तो पेट नहीं उठे। पोर्टल पे तो पेट नहीं उठ सकते। पोर्टल पे तो जो आपने लिख दिया ऑर्डर नीचे करके दिखाना है। समझे ना भाई बात? अच्छा, ये बताइए, जो आपने उस समय देखा कि जब हम सरकार में आप जा रहे थे, जब जनता के बीच आप जा रहे थे, कई मुद्दे थे जो कांग्रेस की तरफ से थे। 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए गैस सिलेंडर, 200 गज के प्लॉट। देखिए, इन पे किसी को विश्वास नहीं। सबको पता झूठ बोलते हैं। इन्होंने 6 महीने पहले झूठ के बोली, 4 महीने पहले, कि मोदी जी आए ना तो ये भाई संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अबे काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई। कहाँ संविधान बदल दिया मोदी जी ने? हैं? कहाँ पे वो कर दिया? उन तो नहीं कुछ भी करा। लोगों की समझ में आ गई बात। सवाल आपसे ले लेते हैं। दलितों के साथ इन्होंने जिस तरह का अत्याचार कर रखा था वो हमारे भाइयों को समझ में आ गया। दे दी राहुल गांधी जो संविधान की बुक लेकर के हर भाषण में हम देखते थे कि वो संविधान की बुक जरूर दिखाते हुए नजर आते थे। उन्होंने खुद संविधान का पालन कर रखा है। एक ऑडियंस आया था मनमोहन जी की सरकार में, सारी मीडिया के सामने पैड कर फेंक दिया, और संविधान ही तो था। है क्या था वो? अरे संविधान की बात किस मुंह से कर रहे हो? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कांग्रेस ने सदा अपमान किया, उनको मंत्रिमंडल से निकाला, ठीक, उनको हराया, चुनाव कांग्रेस से बाहर किया। उनका लेसन पढ़ के हम जैसे नौजवान देश दुनिया के लोग समझ सकते थे
किस तरह का संघर्ष करके बाबा साहब ने अपने जीवन में आगे बढ़े हैं और प्रेरणा कैसे दे रहे हैं। वो पेज वो लेसन भी कांग्रेस ने इतिहास उसमें से पन्नों में से पाड़ दिया, ठीक। और इंदिरा गांधी जी का दूसरे लेसन दिया है। फिर दलितों में कोई एक आधा नेता उभर का रहा था, अशोक तौर जैसा, उसकी गिनती तोड़ दी। समझे ना? तो अब कांग्रेस ज्वाइन कर गए। सुनो ना, तो राहुल गांधी के मंच पर कांग्रेस भी ज्वाइन कर गए। कोई बात नहीं, उसकी गिनती भी तो इन्हें तोड़ी। शैलजा जी को भी एक कोने में लगा के बिठा दिया, समझे ना? दलितों को तो सारे यहाँ अपमान किया इन लोगों ने। कांग्रेस के नेताओं का एक बयान जो राजनीतिक गलियारों में चल रहा था उस समय, 50 वोट पर एक नौकरी। एक कह रहे थे कि पहले 10 साल जो हम खाली रहे अपनी जेब भरेंगे, फिर जनता का। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, देखो जनता इतनी पागल नहीं है, उन्होंने एक एक चीज के ऊपर फैसला लिया है। इस प्रदेश के नौजवान ने एक ऐसा क्रांतिकारी स्टेप उठाया जो कांग्रेस के लोग समझ नहीं पाए। युवाओं ने यह कहा कि भाई हमें 10 साल में एक उम्मीद बनी राजनीतिक सोच पे कि भाई जो मोदी जी की जो मजबूत राजनीतिक सोच है ना, इस मजबूत राजनीतिक सोच ने खाली देश को दुनिया में स्थापित नहीं किया, बल्कि हम जैसे नौजवानों को भी ये प्रेरणा दी कि भाई तुम पढ़ो, तुम्हारे को न्याय मिलेगा, ईमानदारी से मिलेगा। कौन भी आ रहा है? लास्ट सवाल, शपथ ग्रहण कब करवा रहे हो? वो पार्टी हाईकमांड कब ले रहे हो आप? नहीं, मेरा विषय नहीं है। देखिए, महिपाल डांडा जो कि साफ तौर से आपने सुना, तमाम विषयों पर उन्होंने अपनी जानकारी दी कि साथ में गठबंधन को लेकर के भी हमने बातचीत की, सरकार की नीतियों को लेकर के भी बातचीत की, और अब जब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो होना है, हालांकि उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि कब शपथ होना है, कब कौन मंत्री बनेगा। इन सब की जो जानकारी है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। अब आज की जो धर्मेंद्र प्रधान के घर पर मीटिंग होनी है, और ये बड़ी बैठक हम कह सकते हैं हरियाणा जो सरकार को बनाने में एक बड़ी बैठक जो है धर्मेंद्र प्रधान के घर होनी है। विप्लव देव वहाँ रहने हैं, जेपी नड्डा वहाँ रहने हैं, अमित शाह रहने हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वहाँ रहने हैं, विप्लव देव वहाँ रहने हैं, तमाम जो नेता हैं वो वहाँ पर उस समय मौजूद रहेंगे। इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, इंडिया न्यूज़ हरियाणा वो भी सभी दर्शकों को जरूर बताएगा। लेकिन आज की बड़ी बैठक यही है कि धर्मेंद्र प्रधान के घर जो होनी है, सरकार के गठन को लेकर ये बैठक होनी है, इसमें क्या कुछ होता है देखना होगा। बिल्कुल गुलशन, क्योंकि आज की ये बैठक बेहद खास और बेहद अहम रहने वाली है, तो देखना होगा इस बैठक में